हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस नेटवर्क का ऑनलाइन 6th लेक्चर है और आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को काफ़ी डिटेल बता चुका हूँ इसकी कि इसका जो मेन पर्पस है वो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी। इससे पहले हमने नेटवर्क लेयर पढ़ा था जिसमें हमने उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिस्कस की। उसके अंदर फिर तो यहाँ पे फिर हमने प्रोटोकॉल डिस्कस किए थे, नेटवर्क लेयर के एड्रेसिंग उसमें डिस्कस की थी और उसके बाद सबनेटिंग डिस्कस की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क लेयर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि वो मशीन टू मशीन यानी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अब कंप्यूटर के अंदर कौन से प्रोसेस को वो मैसेज पहुंचाना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर अंदर जाता है कंप्यूटर के अंदर और स्पेसिफिक जिस एप्लीकेशन से इंटरनेट की एप्लीकेशन से या नेटवर्क की एप्लीकेशन से मैसेज सेंड हुआ है उस तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल आपने ओपरा ओपन किया हुआ है या फायरफॉक्स ओपन किया हुआ है या गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, तो अब तीनों ओपन है। आपने ईमेल या मैसेज भेजा है क्रोम से, तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपको रिप्लाई भी क्रोम में ही आएगी। ठीक है जी। उस पे रिप्लाई जो आनी है या आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्रोम से, आपने यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सर्च किया है तो आपको रिप्लाई भी यूट्यूब पे ही यूट्यूब से क्रोम में ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने क्रोम से सर्च किया और फिर उसके बाद ओपरा में वो आ गया, ऐसा नहीं होगा। जिस भी एप्लीकेशन से आप मैसेज सेंड करेंगे ऑनवर्ड उसी एप्लीकेशन से आपको मैसेज रिसीव होगा, मैसेज उसी पे रिसीव होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है जी। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक की डिलीवरी। प्रोसेस बेसिकली जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए, वो प्रोसेस कहलाता है। तो ये एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक की डिलीवरी होती है। होस्ट टू होस्ट कहते हैं मशीन टू मशीन को। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफर पेयर टू पेयर, ये वन टू वन होती है। ठीक है, एक पेयर से दूसरे पेयर तक। एक हमारे पास मॉडल है क्लाइंट और सर्वर का, एक है पेयर टू पेयर। ठीक है, एक मशीन दूसरी मशीन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करती है थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन। और ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे कनेक्शन होता है, यानी मशीन तक आना और मशीन के अंदर फिर प्रोसेस प्रोसेस बस एंड एक पॉइंट है, उस तक हमें डेटा पहुंचाता है, ये कनेक्टिविटी देता है बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन ए रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट का मतलब है जो आपसे कहीं दूर किसी इलाके में, किसी जगह में, किसी शहर में, किसी मुल्क में कोई कंप्यूटर मौजूद होता है, इसे रिमोट कहते हैं, रिमोट होस्ट। ठीक है, रिमोट एरिया। ठीक है, दूर का एरिया, आपसे दूर। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं या अमेरिका से सेंड कर रहे हैं या सऊदी अरब सेंड कर रहे हैं, तो ये एक रिमोट होस्ट है, वहां पे बहुत दूर है आपसे। ट्रांसपोर्ट लेयर टेक्स डेटा फ्रॉम अपर लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। यानी एप्लीकेशन लेयर, वैसे तो जो एसआई लेयर मॉडल है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, देन सेशन लेयर है, सॉरी सेशन लेयर है पहले, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है और देन फिर एप्लीकेशन लेयर है। लेकिन यहाँ पे जो कि हम उसको टीसीपी आईपी मॉडल के नजरिए से देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टीसीपी आईपी मॉडल में तीन जो लेयर हैं उनको एक बना दिया गया है, एप्लीकेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को और सेशन लेयर को। ठीक है जी, ये सारे एक जगह पे आ गए हैं। तो अब ठीक है जी, तो अब उनको एक बना दिया गया है। अब इनको इसलिए एप्लीकेशन लेयर ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है, ये वर्क ही एप्लीकेशन लेयर में करते हैं। एक जो ऐप अपनी ओपन की होती है उस ऐप के अंदर तीनों काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको एक में ही मर्ज कर दिया गया है एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है जी, क्योंकि ये तीनों लेयर एक ही उसमें है, इंटरफेस पे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको एप्लीकेशन से ही मंसूब कर दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? टेक
data from the upper layer, that is application layer, and then breaks it into smaller size segments. उसको segments में divide कर देता है. जो complete ऊपर से data आता है वो complete form में होता है, उसको segments में divide करता है. उन segments को फिर क्या करता है, number each byte, ठीक है, वो बाइट, हर बाइट को एक, यानी सेगमेंट की एक बाइट होता है पूरा, यानी उसमें 8 बिट्स होती हैं, एक एक बाइट में एक सेगमेंट होता है और हर सेगमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है, ठीक है जी. एंड हैंड ओवर टू लोअर लेयर, और देन वो मूव कर देता है नेटवर्क लेयर के पास, किस लिए, डिलीवरी के लिए. तो ये मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. उसमें जो टेक्निक है वो ये है कि जिसके पास जो डेटा आता है उसे ये स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद उनको नंबरिंग दे देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. देन उसके बाद क्या करता है, उसको नेटवर्क लेयर को असाइन कर देता है और नेटवर्क लेयर उसको डिलीवर कर देता है अगले रूट पे, ठीक है जी. तो ये एक तरतीब है ट्रांसपोर्ट लेयर की कि क्या करता है ये. अब आते हैं फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. इससे पहले मैं एक और एग्जांपल भी आपको दे दूं कि नेटवर्क लेयर, मेरे जहन में ये एग्जांपल भी आ रही है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस आता है, एक गाड़ी, एक बस है, टर्मिनल पे ठहरी हुई है, पैसेंजर बस है. अब पैसेंजर बस का एक नंबर होता है, ठीक है जी. वो नंबर क्या है, वो नंबर आपका गाड़ी का नंबर समझिए, वो नेटवर्क का, नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है. तो नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस असाइन करता है. आईपी एड्रेस क्या है, गाड़ी का नंबर है. तो एक बंदा आया, पहले उसने गाड़ी को ढूंढा, ठीक है, टर्मिनल पे आया, उसने कहा कौन सी गाड़ी, गाड़ी का नंबर ये है, वो इस गाड़ी पे आया. देन गाड़ी के अंदर उसका सीट नंबर क्या है फिर, तो डिफरेंट वहां पे सीट नंबर है, यानी एप्लीकेशन है. तो वो क्या करेगा, एग्जैक्ट जिस सीट नंबर का उसको टिकट दिया गया है वो उस गाड़ी का नंबर देगा उस टिकट के ऊपर, तो वो मशीन तक आया, ठीक है जी. आईपी एड्रेस, यानी इसको समझ ले, गाड़ी का नंबर, आईपी एड्रेस, सीट नंबर क्या है, वो इसका ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, यानी वो इसका पोर्ट नंबर होता है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस को पोर्ट नंबर के जरिए ढूंढता है, किसी भी प्रोसेस को पोर्ट नंबर के थ्रू ढूंढा जाता है, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर में. तो यही मेन चीज है कि आप सोचेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे मैसेज फाइंड करता है कि किस प्रोसेस पे मैंने जाना है. तो हर प्रोसेस के ऑनवर्ड एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है. जैसे पैसेंजर का सीट नंबर, अब पैसेंजर जैसे आएगा गाड़ी में, तो वो गाड़ी उसको मिल गई है, तो अब वो किस सीट पे बैठेगा, उसके पास टिकट पे नंबर लिखा होता है जो. तो इसी तरह जो मैसेज पास हुआ है पीछे से, जो मैसेज आ रहा है, उस मैसेज में आईपी एड्रेस भी होता है, यानी गाड़ी का नंबर भी होता है, और उसमें फिर सीट नंबर भी लिखा होता है. तो पैसेंजर जाके सीधा उसी सीट पे बैठ जाता है. तो इसी तरह कंप्यूटर में भी आईपी एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर सर्च किया जाता है नेटवर्क में. जैसे कंप्यूटर मिल जाता है, उसके अंदर किस एप्लीकेशन से मैसेज आया है, उस एप्लीकेशन तक जाने के लिए उसी मैसेज में पोर्ट नंबर लिखा होता है किसी भी प्रोसेस का. तो हर प्रोसेस का अपना पोर्ट नंबर है, ठीक है जी. हर प्रोटोकॉल का अपना पोर्ट नंबर है, तो उसी के मुताबिक वो फिर उसको असाइन किया जाता है. फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग जो मैंने अभी बताई भी आपको कि ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है. ट्रांसपोर्ट हेडर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है, हेडर जो मैंने उसका, जिसमें एड्रेसेस लिखे होते हैं, रिसीवर के, सेंडर के, रिसीवर के एड्रेस होते हैं, वो हेडर में होते हैं. इंक्लूड सर्विस पॉइंट एड्रेस, सर्विस पॉइंट एड्रेस विच इज पोर्ट एड्रेस, ठीक है. तो इसी की मैं अभी बात कर रहा था कि ये पोर्ट एड्रेस क्या होता है. तो मैंने आपको इसको समझा दिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में सर्विस पॉइंट एड्रेस होता है जिसको हम पोर्ट एड्रेस कहते हैं, कि ये सर्विस कहाँ पे पॉइंट करेगी, कहाँ से पॉइंट है, इसका पॉइंट कहाँ है इस सर्विस का, उसका एड्रेस कहाँ पे है. जो सर्विस आ रही है, जिससे हमें रिक्वेस्ट आ रही है, जिस एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आई है, जिस प्रोसेस रिक्वेस्ट आई है, वो कहाँ पे है. तो सर्विस पॉइंट एड्रेस, सर्विस पॉइंट, ठीक है जी. ये सर्विस पॉइंट कहाँ पे है, तो वहां पे ये जाएगा, सर्विस पॉइंट पे जाएगा, उसको हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस. दिस लेयर गेट्स द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस, ठीक है जी, ऑन द कंप्यूटर. अनलाइक, ऐसा नहीं जैसे कि नेटवर्क लेयर है विच गेट्स ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर.
ये प्रोसेस तक लेके जाएगा। यहाँ पे अनलाइक कलर जैसे कि नेटवर्क लेयर कंप्यूटर तक लेके जाता है, करेक्ट कंप्यूटर तक, और ये उसको करेक्ट प्रोसेस तक लेके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो लाइक नेटवर्क लेयर काम करता है, अनलाइक है, मतलब उसकी तरह नहीं है। अनलाइक नेटवर्क लेयर है यानी उसकी तरह नहीं है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, विच गेट्स ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर, वाइल जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करता है, मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस। ठीक है, गेट्स द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर फिर वो लेके चला जाता है। ठीक है जी। तो ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होती है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में पोर्ट नंबर लिखा होता है ताकि उस करेक्ट एप्लीकेशन तक, प्रोसेस तक डेटा पहुंचाया जा सके। एक होता है आईपी एड्रेस, वो होता है नेटवर्क लेयर के पास, वो कंप्यूटर को ढूंढने के लिए होता है, यहाँ पे इसके उसके लिए यूज होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर यूज किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर के अंदर फिर जाया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर लिख देता है कि ये पोर्ट नंबर है और आपने इसको लेके जाना है। तो नेटवर्क लेयर उसको आईपी भी उसके साथ अटैच कर देता है कि ये कंप्यूटर कहाँ पड़ा हुआ है। तो जैसे ही कंप्यूटर पहुंचता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, पैकेट जाता है ऊपर की तरफ, तो वो अपने पोर्ट नंबर पे उसको सेंड कर देता है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फीचर ये भी है, एक तो वो पोर्ट नंबर असाइन करता है इनवेलप में, दूसरा उसमें सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग यानी सेगमेंट्स बनाता है। जो मैसेज इसको मिलता है अपर लेयर से उसको डिवाइड कर देता है सेगमेंट्स में। अ मैसेज इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ईच सेगमेंट कंटेन सीक्वेंस नंबर, और उसके साथ साथ उसमें सीक्वेंस नंबर भी डाल देता है। ठीक है, which enable this layer in reassembling the message, ताकि अगले कंप्यूटर पे जब वो रिसीव हो जाए वो मैसेज, तो उसकी इस रीअसेंबलिंग आसानी से की जा सके कि वन पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा है, चौथा पार्ट कौन सा है, छठा पार्ट कौन सा है, पांचवा पार्ट कौन सा है। तो उनके हर पार्ट का अपना अपना नंबर होता है, तो वो वन बाय वन अरेंज हो रहे होते हैं और एक कलेक्टिवली फिर वो मैसेज बन जाता है। मैसेज इज रीअसेंबल्ड करेक्टली अपॉन अराइवल, जैसे अराइव होता है उसे रीअसेंबल करेक्टली किया जाता है एट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन एड्रेस पे, एंड रिप्लेसेस पैकेट्स व्हिच वर लॉस्ट इन ट्रांसमिशन, और ऐसे पैकेट्स जो रास्ते में ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट हो गए थे, वो अगर दोबारा रिसीव हो जाए तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है रीअसेंबलिंग के टाइम। ठीक है जी। तो ये भी इसकी फंक्शनैलिटी है कि पैकेट्स को अपर लेयर से ले आके उसको डिवाइड कर देना सेगमेंट्स में। सेगमेंटेशन इसलिए की जाती है ताकि आगे जो पैकेट जा रहा है वो फ्लो कंट्रोल के मुताबिक जाए, यानी उस अगर बहुत बड़ा 100 एमबी का एक पूरा बंडल है, 100 एमबी का एक ही मैसेज है, और आगे जो लाइन है, जो रोड है, उस रोड पे 100 एमबी जा ही नहीं सकते, उसमें 10 एमबी एट ए टाइम जा सकते हैं। ठीक है, 10 यानी 100 एमबी का एक पूरा पैकेट है, तो इस आसानी के लिए कि पूरा 100 तो जा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि वो 100 का 100 सारा लॉस हो जाए। ठीक है जी, कि और क्योंकि आगे ले जाने वाले जो उस पे लिंक है उसकी इतनी ताकत ही नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसको ले जा सके, बैंडविड्थ ही नहीं है। उसकी बैंडविड्थ ये है कि वो एट ए टाइम, यानी इसकी सिंपल मिसाल ये है कि एक गाड़ियां हैं, 10-12 गाड़ियां हैं, वो एक ही रोड पे, आप सिंगल रोड पे सारों को एकदम से छोड़ दें तो क्या होगा, सारे टक्कर जाएंगे आपस में। तो बजाय इसके कि सारे एकदम से 10 की 10 गाड़ियां एक ही सिंगल रोड पे जाएं, वन बाय वन एक एक को जाएं, तो उनको तोड़ दिया जाता है, समझे, उनके पार्ट्स बना दिए जाते हैं कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, उनको सीक्वेंस दे दिया जाता है। तो रीअसेंबलिंग सेगमेंटेशन इसीलिए की जाती है कि उनमें ये फ्लो कंट्रोल किया जा सके। जो आगे इसका एक फीचर भी है फ्लो कंट्रोल का, कि डेटा जैसे लिंक की जितनी कैपेसिटी है, जितनी बैंडविड्थ है, उसके मुताबिक ही पैकेट आगे हम भेज सकें। तो उनको इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है ऊपर कंप्लीट डेटा को, और इन पे फिर सीक्वेंस नंबर लगाए जाते हैं, और आगे जो जहां पे रिसीव हो रहे हैं उस पे उसकी रीअसेंबलिंग करेक्टली की जाती है, और जो लॉस हो जाते हैं उनको फिर रीट्रांसमिशन करके उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका एक और फीचर है कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन को कंट्रोल करना, यानी जिस लिंक पे डेटा जा रहा है उसकी कंट्रोलिंग भी करना। इट इंक्लूड्स टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं कनेक्शन कंट्रोल के। एक है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर,
क्योंकि यहाँ पे आपको पता है टीसीपी यूडीपी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पहले भी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर भी से कहा जाता है। इसमें एक कनेक्शन कंट्रोल के दो टाइप हैं। Each segment is considered as independent packet and delivered to the transport layer at the destination machine। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन लेस है इसमें बिना हैंडशेकिंग के ही डेटा सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि डेटा पैकेट जो है उसके लिए पहले से हैंडशेकिंग एग्जैक्ट कोई पाथ डिसाइड नहीं किया जाता। ठीक है, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली डिफरेंट रास्तों से सेंड किया जाता है। डिफरेंट रास्तों पे वो जा रहा होता है, लेकिन उसमें ये है कि सीक्वेंस नंबर लिखे होते हैं। तो कोई हैंडशेकिंग नहीं है इसमें, और डेटा को फौरन से बस सेंड कर दो, जितने रास्ते हैं उस पे सेंड करो। ठीक है, इसका फायदा ये होता है। तो यूडीपी इसीलिए यूज किया जाता है कि जहां पे हमें फास्ट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, इस बात की ख्याल नहीं होता कि हमें ख्याल रखना है कि कोई मसला ना हो जाए, पहले से तैयारी कर लो, रोड का देख लो, चेक कर लो कोई मसला तो नहीं है इस पे। ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें बस डेटा पहुंचाना है, बस भेजो। तो उसके लिए कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर, कनेक्शन लेस वो यूज किया जाता है, यानी यूडीपी हम उसको यूज करते हैं। उस वक्त क्या होता है, पैकेट इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद मुख्तार पैकेट है, हर पैकेट खुद अपना जिम्मेदार है, इंडिपेंडेंट है। सेगमेंट इज कंसीडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट पैकेट। हर सेगमेंट वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, वो जाएगा किसी भी रास्ते से, अकेला जाए बस, एक ही रोड पे नहीं, अकेला अकेले जाओ, जहां से जहां से जाना है। डेस्टिनेशन आपकी ये है, उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है, आपने यहाँ पहुंचना है। यानी अब फॉर एग्जांपल 4-5 दोस्त हैं और उसने एक जगह पे जाना है, तो बजाय इसके कि एक गाड़ी का वेट करें, सब एक ही गाड़ी में जाएंगे, नहीं, जिसको जो मिलता है उसमें जाएं और पहुंचे वहां पे। ठीक है, आगे पहुंचे डेस्टिनेशन पे। तो कोई जो है बाइक वाले को पकड़ेगा, कोई गाड़ी वाले को पकड़ेगा, कोई बस वाले को पकड़ेगा, उनके पास अपने डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे उसको राउटर भेजेगा। तो इसको कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर कहा जाता है, कनेक्शन को कंट्रोल करना। उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर है। बिफोर डिलीवरिंग पैकेट, डिलीवरिंग करने से पहले, पैकेट डिलीवर करने से पहले क्या किया जाता है, कनेक्शन इज मेड, एक कनेक्शन बनाया जाता है, पहले से पार्ट डिसाइड किया जाता है और उनसे डीलिंग की जाती है कि ये जी बातें हैं, इस तरह जाएगा पैकेट, इस तरह नहीं जाएगा पैकेट, इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से नहीं। विद ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन। ठीक है, डेस्टिनेशन मशीन पे जो भी हमारे पास मशीन होती है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है, उससे पहले कनेक्शन बिल्ड किया जाता है और फिर पैकेट सेंड किया जाता है, ताकि एफिशिएंटली जाए, चाहे लेट जाए, चाहे टाइम लगे उसको, लेकिन पैकेट आराम से इज्जत के साथ एक ही रूट पे जाए, इसी रूट पे, इधर उधर से ना आए कोई। ठीक है जी, तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड, ये भी एक इसका फीचर है कि ये कनेक्शन लेस भी है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी है। फ्लो कंट्रोल इसका एक फीचर है, फंक्शन है। इन दिस लेयर फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एंड टू एंड। आखिर तक, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरे जो सेगमेंटेशन है उसकी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि पैकेट किस सेगमेंट में कितने रखने हैं, किस तरतीब से उसको भेजना है, फ्लो को कैसे रखना है। फ्लो कंट्रोल किया जाता है कि डेटा जो है, वो डेटा रेट जो है, स्पीड जो है, उसको कंट्रोल किया जाए अकॉर्डिंग टू दी विंडो साइज, यानी विंडो की जो साइज है उसमें कितनी स्पीड से चीज जा सकती है। उसके बाद आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल भी ये करता है, एरर कंट्रोल इज परफॉर्म एंड टू एंड, ये भी एक एंड से दूसरे एंड तक, एक मशीन से दूसरी मशीन तक एरर कंट्रोल किया जाता है इन दिस लेयर टू इंश्योर दैट द कंप्लीट मैसेज अराइव एट द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर विदाउट एनी एरर। यानी रिसीविंग एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, दोनों मशीनों में जो है ओएसआई मॉडल होता है या टीसीपी/आईपी मॉडल इंस्टॉल होता है। यहाँ पे हम टीसीपी/आईपी की बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल ऑनवर्ड वही यूज हो रहा है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा कंप्रेस है, कंडेंस कर दिया गया है उसको, और उसमें ये जो लेयर हैं वो अब मर्ज कर दिए गए हैं और उन्हें छोटा कर दिया गया है, तो वो ही यूज हो रहा है अब मोस्टली। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आगे भी दूसरे मशीन पे भी टीसीपी/आईपी इंस्टॉल है, यहाँ पे भी टीसीपी/आईपी इंस्टॉल है, तो वहां भी यही लेयर है, यहाँ भी यही लेयर है। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि रिसीविंग एंड पे, एट द रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर विदाउट एनी एरर, कि मैसेज सही तौर पे वहां पे पहुंच गया है, सेगमेंट्स एक्यूरेट हैं, 1 2 3 4 5 एक्यूरेटली रिसीव हो गए हैं या नहीं, तो एरर करेक्शन इज डन थ्रू रीट्रांसमिशन। और अगर नहीं हुआ तो एरर करेक्शन की जाती है। एरर को कैसे करेक्ट किया जाता है, कोई भी पैकेट लॉस हुआ है तो उसको रीट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो इस तरह करेक्शन की जाती है थ्रू रीट्रांसमिशन। तो ये कुछ बेसिक जो मेन फंक्शनैलिटी है, आप लोगों को और भी इसकी मिलेंगी फंक्शनैलिटीज,
तो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है, तो ये भी काफी है अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ये इसका एक डायग्रामेटिक व्यू है टाइप्स ऑफ डेटा डिलीवरीज के, डेटा कैसे डिलीवर किया जाता है, किस तरह के स्टेप से गुजरता है। अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो उसकी जैसे हम बात की तो वहां पे नोड टू नोड डिलीवरी होती है। नोड का मतलब है कोई भी डिवाइस दरमियान में आ सकती है, कंप्यूटर आ सकता है, राउटर भी आ सकते हैं, स्विचेस भी आ सकते हैं, इसलिए नोड लिखा हुआ है, कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जनरल टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जरूरी नहीं है, रास्ते में राउटर भी हैं, स्विचेस भी हैं, हब भी लगे हुए हैं। तो नोड टू नोड डिलीवरी अगर करनी है तो वो डेटा लिंक लेयर के थ्रू की जाती है। होस्ट टू होस्ट करनी है यानी मशीन टू मशीन करनी है तो वो नेटवर्क लेयर पे की जाती है। और अगर प्रोसेस टू प्रोसेस करनी है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे की जाती है। तो ये एक शॉर्ट इसकी डेफिनेशन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट करता है और डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड करता है। अब ये आपके पास एक पूरा डायग्राम है और इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन है। एक कंप्यूटर है, उसके अंदर कुछ प्रोसेस खुले हुए हैं, ठीक है, ओपरा खुला हुआ है, स्काइप खुला हुआ है, ये प्रोसेसेस हैं। दूसरी एक मशीन है, उसमें भी प्रोसेस खुले हुए हैं, ओपरा खुला हुआ है, स्काइप खुला हुआ है, ठीक है जी। अब ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये उसके अंदर प्रोसेस लगे हुए हैं, ये इनके अंदर प्रोसेस हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये दरमियान में नोड है। अब देखें इनमें कनेक्टिविटी। अब यहाँ देखें ना, प्रोसेस हम इसकी बात करें, प्रोसेस टू प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस टू प्रोसेस यानी इस कंप्यूटर के अंदर ये प्रोसेस है। अगर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होगी, ये देखें, तो उसको क्या कहते हैं, ये प्रोसेस टू प्रोसेस यानी ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर मशीन इस मशीन से, ये एरो देखें, इस मशीन से इस मशीन तक डिलीवरी होगी तो इसका क्या नाम है, होस्ट टू होस्ट, इसको होस्ट टू होस्ट बोलते हैं, इसको ये है नेटवर्क लेयर पे। अगर ये छोटे छोटे डिवाइसेस नोड्स के दरमियान में हो रहा है तो इसको नोड टू नोड कहेंगे, एक नोड से दूसरे नोड, फिर इस नोड से इस नोड तक, फिर इस नोड से इस नोड तक, फिर इस नोड से इस नोड तक, और आखिर में ये पहुंच जाएगा कंप्यूटर तक। तो ये दरमियान में सारा इंटरनेट है, नेटवर्क है पूरा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये बड़े खूबसूरती से ये बताया गया है कि टाइप ऑफ डेटा डिलीवरीज कैसे हैं, डेटा कैसे डिलीवर किया जाता है। तो डेटा लिंक लेयर पे नोड टू नोड डिलीवर होता है, नेटवर्क लेयर पे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जाती है। तो इससे आपको क्लियरली ये पता चल गया होगा कि ये क्या तरतीब होती है इन 3 लेयर्स की, यानी डेटा किस तरह आपका जा रहा होता है। प्रोसेस टू प्रोसेस यानी एप्लीकेशन लेयर है, उससे अगर दूसरी एप्लीकेशन लेयर पे जाएगी बात, यानी प्रोसेसेस पे जाएगी बात, तो वो क्या होगी, प्रोसेस टू प्रोसेस यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यही हम अब पढ़ रहे हैं, हमने ये सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये इसके डायग्रामेटिक व्यू है। ये दूसरा एक डायग्राम है, पिक्चर है, उसमें आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर को बताया गया है। यानी ये एक आईपी एड्रेस क्या है और फिर पोर्ट नंबर क्या है। तो ये जो पैकेट जो सेंड किया गया था, जो नेटवर्क लेयर ने सेंड किया था, उसमें देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी पड़ा हुआ है ये ग्रीन कलर में, जिसमें मेन चीज उसका पोर्ट नंबर है प्रोसेस का, वो 13 है। और इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, फ्लो कंट्रोल और ये जी वगैरह वगैरह। इसी तरह आईपी ने, नेटवर्क लेयर ने अपना उसके साथ हेडर मिला दिया था, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर था। तो आईपी हेडर जो है उसमें आईपी एड्रेस उस मशीन का लिखा हुआ है, उस मशीन के अंदर जो प्रोसेस है उसका ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर में उसका पोर्ट नंबर पड़ा हुआ है। तो देखें अब ये पोर्ट नंबर्स और आईपी एड्रेस क्या काम करेंगे। तो आईपी एड्रेस सेलेक्ट दी होस्ट, आईपी एड्रेस जैसे उसमें लिखा है वो आके होस्ट सेलेक्ट करेगा, यानी ये इसको मशीन मिल गई है जिसका जो आईपी एड्रेस है वो 193.14.26.7 है, वो इसमें लिखा था। तो इस तरह इस होस्ट तक ये आ जाएगा। और अब इसके अंदर प्रोसेस नंबर, अब ये डिफरेंट प्रोसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। तो इस आईपी यानी पोर्ट नंबर सेलेक्ट द प्रोसेस, अब इसके अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर था उसमें पोर्ट नंबर लिखा हुआ था, और ये मशीन के जैसे मशीन तक पहुंचा, मशीन के अंदर ये सीधा जाएगा उस प्रोसेस पर जिसका पोर्ट नंबर 13 होगा, ठीक है जी। तो ये इसका मेन थीम था कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। उसके अंदर पोर्ट नंबर होता है उसके हेडर में, और वो उसके जरिए प्रोसेस तक पहुंच जाता है, जो भी प्रोसेस ओपन है आपके ब्राउजर में, या आपके जो ब्राउजर ओपन है, या उसमें कौन सी एप्लीकेशन नेट के लिए आपने ओपन की हुई है और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उसका अपना पोर्ट नंबर होगा। तो वो इस तक
लाएगा आईपी एड्रेस को, लेके आएगा मशीन तक, मशीन के अंदर वो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, और उसमें जिस प्रोसेस के लिए है उसका पोर्ट नंबर हेडर में मौजूद होता है, वो हेडर उसके साथ ले आता है। ठीक है, ये एक टिकट है, जैसे मैंने आपको टिकट की एग्जांपल दी, ये आपकी गाड़ी तक ले आया आपको, यानी ये पूरा आपका समझे टर्मिनल है, टर्मिनल में आप टिकट के साथ आए और टिकट में देखा गाड़ी नंबर था और उसमें सीट नंबर था, तो गाड़ी नंबर ये है और उसके अंदर सीट डिफरेंट होती हैं, 1 से 40 तक सीटें होती हैं बस में, और इस तरह 16 या 18 सीटें होती हैं कोच में, तो आपका कौन सा सीट नंबर है जी, 13 नंबर की सीट है, तो आप 13 पे बैठ जाएंगे और बाकियों पे नहीं बैठेंगे क्योंकि आप इसके लिए था। तो सेम वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे आसान एग्जांपल में और नहीं समझा सकता इसके अलावा। अब आते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की तरफ कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है। ये तो हमारी हो गई मेन ट्रांसपोर्ट लेयर और उसकी जो मेन फंक्शंस थे, उसके डायग्राम थे और उसके डिटेल थी। नेक्स्ट आता है अब ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आईपी मॉडल। TCP IP मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन 1974। 1974 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो आपका इंटरनेट है ARPANET के उसके तवासु से आया था 1969 में, और उसके बाद ये फिर उसमें मॉडलिंग की गई और SI मॉडल बना, देन उसके बाद 1974 में हमारा TCP IP मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। TCP IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इन दोनों से मिलके बना है TCP IP। ठीक है जी, इसका जो मेन काम है इस मॉडल का वो ये है, टीसीपी आईपी इज ए सेट ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी इसको प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है जी, डिफरेंट लेयर है, लेयर इसमें कम हो गए हैं, इसमें अब टोटल समझे कि 4 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी 5 लेयर्स हैं। इसमें 5 लेयर्स हैं अब, और 5 लेयर्स में ये पूरे के पूरे डिफरेंट प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। क्या करते हैं, टीसीपी/आईपी इज ए सेट ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसको प्रोटोकॉल सूट भी कहते हैं, दैट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं। कम्युनिकेशन जहां भी आती है तो इसको समझे ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है जी, एक ट्रांसलेटर दरमियान में बता दिया जाता है जिसे हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं कि अगला जो मशीन है, जो मशीन भी आगे यूज हो रही है, वो उस पर अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है एक मशीन पे और दूसरी साइड पे है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगले मशीन में, तो इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए हम ये मॉडल यूज करते हैं। तो एक था ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो मेन रेफरेंस मॉडल था, वो उसके बाद ये टीसीपी आईपी मॉडल आया। तो ये 2 मॉडल हैं जो मेन मॉडल हैं कम्युनिकेशन इंटरनेट पे कंप्यूटर्स के दरमियान में करवाती हैं, ठीक है, जब उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाने के लिए ये मॉडल बनाए गए। तो ऐसा रेफरेंस मॉडल ही हमने स्टार्ट किया है, अब उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। दी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी हैंडल, इस पार्ट का क्या काम है इस सूट में, इस प्रोटोकॉल सूट में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडल रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेजेस द राउटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। जैसे मैंने पहले बताया था, टीसीपी एक रिलायबल डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि ये जो अपना पैकेट्स आगे डिलीवर करता है उसमें रिलायबिलिटी होती है, यानी उसमें आपकी एक्नॉलेजमेंट भी आती है और उसमें डिलीवरी की जो गारंटी है वो भी 100% होती है कि आपका पैकेट डिलीवर होगा, अदरवाइज वो रीट्रांसमिशन के जरिए उसको दोबारा सेट करता है। तो एक रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस है। तो टीसीपी क्या करता है, सारा कुछ चेक करता है अपना, टीसी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अपने फीचर्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं किसी भी मैसेज को सेंड करते हुए, साथ में आईपी टच कर दिया जाता है। आईपी उसमें अपने राउटिंग की डिटेल डाल देता है कि ये किस सेंडर से ने सेंड किया है और किस रिसीवर को इसने मिलना है, इस मैसेज ने रिसीवर को वहां पे मिलना है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडल द रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस रिलायबली डिलीवर हो एंड यानी किसी भी एरर से पाक साफ सुथरे सही तरीके से डिलीवर हो। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करे, मैनेज द राउटिंग डिटेल, यानी किस पाथ से वो जाएगा, किस पाथ से नेटवर्क ट्रांसमिशन, राउटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, कौन कौन से रास्तों से उसने जाना है, तो वो डिटेल आईपी डिसाइड करता है।
TCP/IP defines how electronic devices such as computer are connected to the internet and how data is transmitted between them. ठीक है, ये TCP/IP ये भी डिफाइन करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमने नोड्स पढ़े वो कैसे आपस में कनेक्टिविटी करेंगे इंटरनेट के साथ, ठीक है जी, और कैसे फिर डेटा को ट्रांसमिट करेंगे एक दूसरे के दरमियान में, बिटवीन देम, कैसे डेटा ट्रांसमिट होगा एक दूसरे से। ठीक है जी, आप जो भी कंप्यूटर आपने आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके मुताबिक उसके लिए TCP/IP ने प्रोटोकॉल डिफाइन किए हुए हैं, सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है कि ये जो डिवाइसेस हैं कैसे कनेक्ट होंगे। ठीक है जी, कौन सी केबल यूज की जाएगी TCP/IP में, कौन सी केबल्स यूज की जाएगी, वहां पे फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर केबल यूज की जाएगी, स्ट्रेट केबल यूज की जाएगी, ये आपने डेटा कम्युनिकेशन में पहले से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा कम्युनिकेशन जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी उसमें ये हमने पढ़े थे। तो कौन सी केबलिंग की जाएगी, किस केबल के जरिए, या वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जाएगा आपस में, वो भी TCP/IP डिफाइन करता है रूल्स के लिए, और साथ में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा उनके दरमियान में वो भी डिफाइन करता है TCP/IP मॉडल। फीचर ऑफ TCP/IP मॉडल हैं, इससे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर के हमने कुछ पढ़े थे, अब हम आते हैं TCP के जो उसके कुछ फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर देते हैं। TCP/IP मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज ए टेस्टेड, प्रूव्ड एंड रोबस्ट प्रोटोकॉल सूट। ये एक टेस्टेड है, ठीक है, इसकी जो एग्जामिनेशन है, असेसमेंट की जा चुकी है, इसको अप्रूव किया गया है, और एक ये रोबस्ट है, यानी एक स्ट्रेंथ, एक ऐसे समझे कि ताकतवर, एक सेहतमंद प्रोटोकॉल सूट है। ठीक है जी, एक पावरफुल एक प्रोटोकॉल सूट है जो कि आपके पूरे इंटरनेट को इसने संभाला हुआ है इस मॉडल ने। यानी एक बंदा होता है ना बड़े ताकत में, उसने सारा निजाम संभाला हुआ है, तो इसने एक बड़े ताकतवर है, इसने पूरा निजाम संभाला हुआ है, तो TCP/IP मॉडल ने। A list of feature of TCP/IP model are multi-vendor support। multi-vendor support यानी मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको ये सपोर्ट करता है। TCP/IP is implemented by many hardware and software vendor। ठीक है, ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक एक ही कंपनी के लिए है, एक ही किस्म के डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, वेंडर के लिए बनाया गया है। यानी कि एक वेंडर है वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज बनाता है, जैसे बिल गेट है, तो एक सिर्फ ये बिल गेट के लिए नहीं है, अगर बिल गेट हार्डवेयर भी बना रहा है, सॉफ्टवेयर भी बना रहा है, तो सिर्फ ये उसके लिए नहीं है, ये मल्टी वेंडर सपोर्ट है। मुख्तलिफ कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, यानी हर एक के लिए ये है, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिनक्स की मिसाल दी, लिनक्स में भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट है उसमें भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, और इस तरह मैक में भी, हर एक में भी। तो मल्टी वेंडर सपोर्ट है, हर एक में इम्प्लीमेंट हो सकता है, हार्डवेयर लेवल पे भी, सॉफ्टवेयर लेवल पे भी। It is an industry standard and no limited to any specific vendor। ये इंडस्ट्री लेवल पे है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियां तो आपको पता है कि वो तो जर्नल होती हैं, बहुत सारी होती हैं, एक स्पेसिफिक नहीं होती, तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, ये जर्नल है। इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है? टुडे we can work in a heterogeneous network consisting of devices, operating system, software from different vendors because of TCP/IP। इसी की वजह से, क्योंकि TCP/IP ने हमें ये एक फीचर दिया, एक आसानी दी कि हम इसको हर किस्म के डिवाइसेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर इतने ज्यादा, यानी हम हेट्रोजीनियस नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, हम उसमें हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट किस्म के नेटवर्क, डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, वो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो किसकी बदौलत है? ये TCP/IP की बदौलत है, बिकॉज ऑफ TCP/IP कि हम आज मुख्तलिफ हेट्रोजीनियस नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें वर्किंग कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस होती है, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और डिफरेंट वेंडर्स के होते हैं। A network user who is using a Windows operating system based computer can download file from a Linux machine। ठीक है जी, वो Linux मशीन से उसको डाउनलोड कर सकता है, because both operating system support TCP/IP। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों तरफ अब सपोर्टिंग में है, तो TCP/IP एलिमिनेट्स द क्रॉस प्लेटफॉर्म बाउंड्रीज। TCP/IP ने ये क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं। अब वो आप उसको हर एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे, तो यानी एक कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो फाइल डाउनलोड करना चाहता है लिनक्स मशीन से,
तो ये सपोर्टिंग है, बिकॉज बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट टीसीपी/आईपी। दोनों टीसीपी/आईपी को सपोर्ट कर सकते हैं तो डाउनलोडिंग कर सकते हैं, और टीसीपी/आईपी ने एलिमिनेट कर दिया है क्रॉस प्लेटफॉर्म बाउंड्रीज को। नेम रेजोल्यूशन की एक खासियत इसमें डाली गई है, इसकी फीचर है इस मॉडल में, कि जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, जैसे वन हमने पीछे देखा, ये जो आपके पास एक पिक्चर थी उसमें ये 192.168.10.1, ये अब ये हर किसी को याद नहीं रहता, तो क्या किया गया कि इसी के ऑनवर्ड नाम रख दिए गए, तो यूजर ह्यूमन फ्रेंडली नाम, ह्यूमन फ्रेंडली। उसके बैक पे जो था वो यही आईपी चल रहा है, लेकिन फ्रंट पे उसको एक यूजर फ्रेंडली नाम दे दिया गया, ह्यूमन को समझ आने वाले, ह्यूमन फ्रेंडली, सॉरी। तो आसानी क्या हुई कि अब वो नाम हमें याद होते हैं, हम फौरन facebook.com लिख देते हैं, लेकिन हमें आईपी नहीं पता इसका कि फेसबुक का कौन सा आईपी है। आप गूगल पे सर्च करें तो फेसबुक का अपना आईपी है, आप उसमें भी उसको सर्च कर सकते हैं, वो देंगे ब्राउजर में आईपी एड्रेस तो फेसबुक खुल जाएगा। अदरवाइज आप ब्राउजर में सिर्फ फेसबुक ही लिख ले तो वो भी खुल जाता है, तो दोनों सपोर्टिंग है। तो ये चीज किसने आसानी बनाई है, टीसीपी आईपी ने इसको प्रोड्यूस किया कि आईपी एड्रेसेस आर डिजाइन्ड फॉर द कंप्यूटर एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रिमेंबर मेनी आईपी एड्रेसेस। सो टीसीपी आईपी अलाउ अस टू यूज ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स। हमें टीसीपी आईपी में जो प्रोटोकॉल हैं, जो आईपी एड्रेसेस हैं, उनके ऑनवर्ड नेम भी हैं, ठीक है जी, उनके ऑनवर्ड नेम भी यूज कर सकते हैं हम। वो हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टीसीपी आईपी एड्रेस हमें, टीसीपी आईपी मॉडल हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम किसी भी आईपी एड्रेस के ऑनवर्ड उसका ह्यूमन फ्रेंडली नेम यूज कर सकते हैं, विच आर वेरी इजी टू रिमेंबर, जो कि बहुत इजीली हम उसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक फेसबुक का दिया गया है, तो इसी तरह गूगल का है, इस तरह याहू का है, इस तरह जीमेल का है, तो ये इनके बैक पे आईपी एड्रेसेस हैं, तो ये हमें टीसीपी आईपी अलाउ करता है। उसके बाद आता है राउटेबिलिटी। राउटेबिलिटी भी वही बात है कि आईपी इसके साथ जो कि लग गया है TCP/IP, तो आईपी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और वो राउटेबल चीजों को राउटेबल बनाता है। तो ये पूरा एक पैकेज है ये मॉडल। इस मॉडल में ट्रांसमिशन भी की जाती है, यानी पैकेट को अरेंज भी किया जाता है, उसको एरर फ्री भी किया जाता है, साथ में उसको भेजा भी जाता है, यानी पैकिंग भी हो रही है और भेजा भी जा रहा है। तो पैकिंग का मतलब है उसको एक्यूरेटली डिजाइन करना, तो वो टीसीपी कर देता है, और उसके बाद एफिशिएंटली आगे राउट करना वो आईपी कर देता है। यानी एक किसी को आप केक भेज रहे हैं उसकी बर्थडे पे, तो एक, या फॉर एग्जाम्पल पिज्जा सेंड कर रहे हैं, तो पिज्जा बनाने वाला और उसको पैक करने वाला वो कोई और है, और उसके साथ पिज्जा डिलीवर करने वाला वो कोई और है। तो ये दोनों मिला के टीसीपी आईपी बनते हैं, ठीक है। ये पैकेट्स उसको अरेंज करता है, सेट करता है, देन आईपी उसको राउट करता है। तो ये राउटेबिलिटी भी इसमें इस मॉडल में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इज ए राउटेबल प्रोटोकॉल which means the TCP/IP data packet can be moved from one network to segment to another, वो मूव हो सकता है। एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, ये भी डेफिनेटली इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया कि ट्रांसपोर्ट लेयर की ये फीचर है। टीसीपी और ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर इन चीजों का भी ख्याल रखता है कि एरर कंट्रोल किया जा सके, यानी पैकेट की जो लॉस है वो ना हो, और फ्लो कंट्रोल किया जाए कि पैकेट को कितनी स्पीड से सेंड करना है। The TCP/IP protocol has features that ensure the reliable delivery of data from source computer to the destination computer. ठीक है जी। Transmission control protocol define many of these error checking, flow control and acknowledgement function. ठीक है जी। TCP ने काफी सारे इस error checking, जैसे फॉर एग्जांपल cyclic redundancy check है, उस तरह bit wise checking है, तो वो डिफरेंट उसके टेक्निक्स हैं, वो यूज करके साथ में एक्नॉलेजमेंट फंक्शन होता है कि पैकेट जब रिसीव हो जाए तो आगे से हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि जी पैकेट रिसीव हो गया है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। जैसे डिलीवरी रिपोर्ट आती है, आप मैसेज सेंड करते हैं तो डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है, वो डिलीवरी रिपोर्ट या व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो 2 टिक के निशान होते हैं, वो ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैसेज रिसीव हो जाता है, सीन हो जाता है, वहां पे ब्लू निशान ऑन हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाए कि मैसेज पढ़ लिया गया है, रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, सीन हो गया है। तो ये होती है टीसीपी, ये चीज आपको प्रोवाइड करता है। तो टीसीपी आईपी दोनों फ्लो कंट्रोल भी कर रहा है कि डेटा कितने रेट से ट्रांसमिट किया जा सके, और उसमें साथ साथ उसके एरर चेकिंग यानी फ्लो कंट्रोल वगैरह सारा कुछ किया जाता है। अब यहाँ पे टीसीपी का एक और मॉडल है जो टीसीपी के साथ ही मुंसलिक है, उसको कहते हैं डीओडी मॉडल। टीसीपी
आईपी डीओडी मॉडल भी इसे कहते हैं, या टीसीपी आईपी एंड डीओडी मॉडल भी इसे कहते हैं। डीओडी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इनिशियली जिन्होंने इंटरनेट को ऐसे समझे के बनाया और उसको स्टेब्लिश किया, डेवलप किया, वो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस का। ठीक है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये एक कोल्ड वार जब हमारी हो रही थी, इनकी कोल्ड वार की वर्ल्ड वार थी, तो वर्ल्ड वार में इनको ये जरूरत पड़ी कि हमारा जो मैसेज है वो एक जैसे दूसरी जगह ट्रांसफर हो। तो उस वक्त ये डिफेंस, यूएस के जो डिफेंस था डिपार्टमेंट, उसने ARPANET के नाम से इसको स्टार्ट किया। तो उन्हीं का ये डीओडी मॉडल भी है। इट इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल का एक स्मॉलर वर्जन है, छोटा वर्जन है, जो कि 4 लेयर पे मुश्तमिल है। टीसीपी आईपी डीओडी मॉडल हैज 4 लेयर, इसके 4 लेयर हैं। ठीक है जी, इसको टीसीपी आईपी डीओडी मॉडल कहते हैं। ओएसआई मॉडल भी इनका है, तो इसके बाद उन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल निकाला, देन उसके बाद टीसीपी आईपी में भी डीओडी मॉडल निकाला। तो ये सारे ओएसआई मॉडल से ही बनाए गए हैं। मेन इनका जो ऐसा समझिए कि रूट है, पेरेंट है, नोड है, वो है ओएसआई मॉडल। ओएसआई से फिर ये टीसीपी आईपी बना, और टीसीपी आईपी से फिर डीओडी मॉडल, टीसीपी आईपी डीओडी मॉडल। तो इसके मजीद कम किए गए हैं, इसमें 4 लेयर हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर हैं, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर हैं, यहाँ पे 4 लेयर हो गए हैं। तो ये कौन कौन से लेयर हैं? प्रोसेस टू प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर पहली, दूसरी है होस्ट टू होस्ट लेयर, तीसरी है इंटरनेट लेयर, और चौथी है नेटवर्क लेयर, एक्सेस लेयर। तो पहली है हमारे पास प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर। ये क्या है? द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द डीओडी मॉडल is equivalent to the upper 3 layer of OSI model। OSI के जो upper 3 layer थे, यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ऊपर वाले अपर लेयर जिन्हें कहा जाता है पहले। ठीक है, कौन कौन से? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। ये कहते हैं इक्वलेंटली उसी की तरह काम करता है। आप खुद सोच लें, वो तो हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या काम कर देते हैं, यानी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये क्या काम करते थे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसमें अगेन फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर ऑफ डीओडी मॉडल प्रोवाइड द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज। एनेबल एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक तो एप्लीकेशन को एनेबल करता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, यानी एप्लीकेशंस को एनेबल करता है, इनेबिलिटी उसमें आ जाती है कि वो कम्युनिकेशन के वो बन जाते हैं, लायक बन जाते हैं कि वो कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है जी, दोनों तरफ से एप्लीकेशन ओपन हुई, तो दरमियान में ट्रांसलेटर ने कहा हाँ जी आ जाए बात करें, तो उनको कम्युनिकेट करने का जरिया मिल गया। तो ये एनेबल करता है सबसे पहले जो इसकी जो अपर लेयर है, प्रोसेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर, एनेबल करती है एप्लीकेशंस को कि वो आपस में कम्युनिकेट करें। दूसरा काम, प्रोवाइड एक्सेस टू द सर्विसेज दैट ऑपरेट एट लोअर लेयर ऑफ द डीओडी मॉडल। जैसे सेशन लेयर था, सर्विसेज प्रोवाइड करता था कि लोअर लेयर्स को, कि आप लोग जो कम्युनिकेशन है एक वो स्टेब्लिश रहे आपस में। ठीक है, जो जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टेबल रहे, तो वो भी इसमें आ गई। ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है लोअर लेयर को। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड टू लोअर लेयर कि वो आपस में जो ऑपरेट कर रही होती हैं। लोअर लेयर आपकी कौन सी हैं? जो इसके अलावा नीचे जो लेयर है वो सारे लोअर लेयर हैं, तो उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली जो हमारे अपर लेयर हैं, ये सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं लोअर लेयर्स को। इट कंटेन्स अ प्रोटोकॉल दैट implements user level functions such as mail delivery, file transfer and remote login। ठीक है जी, एप्लीकेशन लेयर में जैसे ये 3 चीजें थी कि SMTP यूज किया जाता था मेल डिलीवरी के लिए, FTP यूज किया जाता है फाइल ट्रांसफर के लिए, टेलनेट यूज किया जाता है रिमोट लॉगिन के लिए, तो वो भी यहाँ पे हो रही हैं। तो सेम वही इक्विवेलेंट है, उसी के मुताबिक जो वहाँ पे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं या सर्विसेज यूज की जाती है, फंक्शनलिटी यूज की जाती है। इट कंटेन अ प्रोटोकॉल दैट इंप्लीमेंट यूजर लेवल फंक्शन। ये यूजर लेवल के फंक्शन है। आप मेल डिलीवर करते हैं तो वो भी यूजर लेवल की फंक्शनलिटी है, सिस्टम की नहीं है। यानी सिस्टम के लिए उसकी कोई रूल नहीं है, मेल आपको चाहिए डिलीवर करना यूजर के लिए, यूजर ये फाइल ट्रांसफर करते हैं, फाइल भी यूजर ट्रांसफर करता है। मशीन को जरूरत नहीं है फाइल ट्रांसफर करने की, म्यूजिक आप सुनते हैं, आपको चाहिए आप मैसेज सेंड करते हैं, या रिमोट लॉगिन फेसबुक में आपने जाना है, मशीन ने नहीं जाना। तो यूजर लेवल के फंक्शन जितने भी हैं वो यहाँ पे आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है होस्ट टू होस्ट लेयर। तो होस्ट टू होस्ट लेयर ऑफ द डीओडी मॉडल परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द
OSI रेफरेंस मॉडल। अब यहाँ पे होस्ट टू होस्ट, वहां पे होस्ट टू होस्ट किस लिए यूज किया जाता था? प्रोसेस टू प्रोसेस, सॉरी नेटवर्क लेयर के लिए, नेटवर्क लेयर पे यूज किया जाता। यहाँ पे होस्ट टू होस्ट इस मॉडल में ये सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की तो अभी हमने पढ़ ली, तो वही यहाँ पे भी ये होस्ट टू होस्ट लेयर में आती है। इट हैंडल्स इश्यूज सच एज फ्लो कंट्रोल, एग्जैक्टली वो अभी हमने पढ़ा। रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ये भी हमने अभी पढ़ा। एंड इंश्योरिंग एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा। ठीक है जी। तो होस्ट टू होस्ट लेयर जो DoD मॉडल है टीसीपी का, डेफिनेटली उसके वही खासियत होंगे जो पीछे ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, क्योंकि इसी के उसमें आता है, इसके ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। TCP/IP एंड DoD मॉडल इसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है जी। तो उसी के फंक्शनैलिटी है, वो फ्लो कंट्रोल भी उसमें भी था, इसमें भी है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो भी हमने पीछे पढ़ा उसके फीचर में। और एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी है, और एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा भी है। प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट ऑन होस्ट टू होस्ट लेयर, जो आप इस लेयर पे काम करते हैं। वैसे तो TCP/IP, TCP एंड UDP जो है आपको होस्ट टू होस्ट पे नहीं, बल्कि प्रोसेस टू प्रोसेस जो हमारी डिलीवरी होती है, लेयर होती है, उस पे ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे होस्ट टू होस्ट पे आप इसको देखें कि ये हो रही हैं। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में यही दो प्रोटोकॉल हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही ये दो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ होस्ट टू होस्ट लिखा है, क्योंकि होस्ट टू होस्ट मैंने पीछे आपको जो डायग्राम बाद में पढ़ाया, उसमें होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर के लिए हमने यूज किया लफ्ज। तो यहाँ पे वो होस्ट टू होस्ट हम ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए यूज कर रहे हैं DoD में। तो इसमें आपने इसको इसकी जो वो है डिफरेंस है, इसको याद रखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए कि यहाँ पे होस्ट टू होस्ट होती है या प्रोसेस टू प्रोसेस होती है DoD मॉडल में, तो आपने होस्ट टू होस्ट पे टिक करना है। नॉर्मली प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है जो TCP/IP है उसमें, DoD में नहीं। उसके बाद आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर ऑफ द DoD मॉडल परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए नेटवर्क लेयर। अब ये यहाँ पे जो इंटरनेट लेयर है, उसमें ये जो फंक्शनैलिटी है वो सेम एज इट इज नेटवर्क लेयर की है। ठीक है जी। ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल जो उसमें है। इट हैंडल्स द पैकेजिंग, पैकेजिंग करना। ठीक है जी। यानी जैसे ही आप TCS के पास जाते हैं, तो आप फॉर्म, आप पेजेस लेके जा रहे होते हैं, उसमें आपने एक फॉर्म है फिल की होती है, आपके पास इन्वेलप नहीं होता। तो इन्वेलप कौन देता है? वो वहां पे दे रहे होते हैं TCS वाले, आपको अपना इन्वेलप देते हैं। तो पैकेजिंग हो गई। एड्रेसिंग, उस पे एड्रेस लिखते हैं। एंड राउटिंग द पैकेट अमंग द मल्टीपल नेटवर्क, उसके पास रवाना कर देते हैं। तो इससे बेहतरीन एग्जांपल मेरे ध्यान में और कोई नहीं है कि पैकेजिंग करना, उसको पैक करना, उसको सेट करना मैसेज को, देन मैसेज के ऊपर, इन्वेलप के ऊपर एड्रेसेस डालना अपने, कहाँ पे जाना है, और देन उसको दे देना है गाड़ी वाले को कि अब ले जाओ, राउटिंग कर दो नेटवर्क के दरमियान। This layer also establishes a connection between two computers to exchange the data. ये कनेक्शन establish किया जाता है कि डेटा कहाँ से कहाँ जाना है। लाहौर के लिए आपने डेटा भेजा है, तो कनेक्शन establish होते हैं, आप लाहौर वाली गाड़ी पकड़ते हैं और सीधा लाहौर पहुंचते हैं। तो पहले से कनेक्शन establish करते हैं, पहले जाते हैं टर्मिनल और वहां पे टिकट लेते हैं। तो कनेक्शन establish हो गया, आपने टिकट ले लिया लाहौर का, तो फौरन वहां लाहौर की गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे अपने टाइम पे। तो कनेक्शन, हमने पैकेट सेंड करने से पहले कनेक्शन establish कर दिया है। ठीक है जी। तो ये इसी में दिस लेयर आल्सो एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर। क्योंकि आपने जाना 10 बजे है और आपने सुबह 9 बजे टिकट ले लिया या 8 बजे ले लिया, तो अभी पैकेट नहीं रवाना हुआ, लेकिन आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया है। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसकी चौथी लेयर है DoD मॉडल की। द नेटवर्क एक्सेस लेयर of the DoD model, Department of Defense model, is equivalent to the lower two layer of the OSI model। और वो कौन कौन सी है? एक है डेटा लिंक लेयर, एक है फिजिकल लेयर। तो वो देखें ना, सारी जो OSI मॉडल की लेयर्स थी उनको बंद कर दिया इन 4 लेयर्स में। 4 लेयर में सारा कुछ बंद कर दिया। पहले जो हमने लेयर पढ़ी वो थी प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर। उसमें 3 पहले OSI मॉडल की 3 जो लेयर है वो बंद है, एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट में नेटवर्क लेयर बंद है, तो ये 4 ऊपर वाली चली गई। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, सॉरी, इंटरनेट लेयर में फिर नेटवर्क लेयर है, और उसके बाद नेटवर्क एक्सेस लेयर है, जिसमें ये 2 बंद है। तो पूरा 7 लेयर का मॉडल इनमें बंद हो गया है, उनके सारे फीचर यहाँ पे अप्लाई हैं। इसलिए अब OSI मॉडल कंप्लीटली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा सा है, उसी को कंडेंस करके ये मॉडल बना दिए गए, जो फीचर वही यूज कर रहे हैं। दी नेटवर्क एक्सेस मॉडल ये यूज करता है। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि नीचे जो 2 लेयर हैं वो हार्डवेयर लेवल पे काम कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो हार्डवेयर कनेक्टेड टू द नेटवर्क एक्सेस लेयर, कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड है? वो ये है,
हार्डवेयर कनेक्टेड टू द नेटवर्क एक्सेस लेयर आर नेटवर्क मीडियम, कौन सा मीडियम यूज किया जा रहा है, केबल लाइक कोएक्सियल केबल यूज किए जा रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर यूज किए जा रहे हैं। टुडे मोस्टली वी यूज अ वायरलेस मीडियम सच एज ब्लूटूथ, वाईफाई एटसेट्रा। आजकल हम ये यूज कर रहे हैं। तो मीडियम पे चेक किया जाता है हार्डवेयर लेवल पे, क्योंकि अक्सर जो नीचे दो लेयर हैं वो हार्डवेयर लेयर पे ही काम कर रही हैं। मैक एड्रेसेस पे तो मैक एड्रेस हार्डवेयर कार्ड पे लगा हुआ है, वो डेटा लिंक लेयर का है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी है वो केबल के थ्रू की जाती है, वायरलेस के थ्रू की जाती है। इसके साथ साथ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे होता है, S2 टाइप एड्रेसेस। ठीक है जी, एक स्टैटिक होता है, डायनामिक एड्रेस। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज किए जाते हैं और उस पे उसके अपने एड्रेसेस होते हैं किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मैक एड्रेस यूज किया जाता है। अगर आप नोड टू नोड डिलीवरी करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे करते हैं, उसमें आपको मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। मैक एड्रेस आपको कम्युनिकेशन करवा के देता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ आपको पिछले क्लासेस में। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेसेस, पोर्ट नंबर, ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके जो नेटवर्क लेयर था और नेटवर्क एक्सेस लेयर था, और ये हो गया। और ये कंप्लीट हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर का वो था, वीक 8 का कोर्स था, आज हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद ये उसकी जो डीओडी मॉडल के जो प्रोटोकॉल हैं वो कुछ यूं हैं। जो प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर है उसमें ये सारे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जिसमें जो नॉन है हम पढ़ चुके हैं, वो है टेलनेट, एफटीपी, उसके साथ LPDB है, NSNP है। इसकी एब्रीविएशन आप देख लें इंटरनेट पे, आपको इनकी मिल जाएंगी, इनकी डिटेल मिल जाएगी। मोस्टली मैं पढ़ा चुका हूँ। ये SNP भी हम पढ़ चुके हैं, SSH है, DNS है, डोमेन नेम सर्विस जो मैंने अभी पढ़ा दी है। इसके साथ साथ SMTP पढ़ चुके हैं और HTTP और HTTPS भी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ हैं, X Windows, NFS और TFTP, ये जरा आप पढ़ लें। ठीक है जी, बाकी आपको पढ़ा चुका हूँ। होस्ट टू होस्ट में जो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं वो TCP UDP है, ये भी आ गए। इंटरनेट पे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये भी पढ़ा चुका हूँ, एरर रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये भी पढ़ा चुका हूँ, रिवर्स एरर रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये भी हम पढ़ चुके हैं, और आईपी ये भी पढ़ चुके हैं। ये इंटरनेट लेयर पे हैं इसके DoD मॉडल के। और इसके जो आखिरी लेयर है उस पे ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो ये चार इसके जो लेयर्स हैं और उसके प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारा यहाँ पे आपके सामने है इसका मॉडल। ये हमारा आज का लेक्चर था। असाइनमेंट 1 आपको दे रहा हूं, उसमें एक दो बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो ये है कि ड्यू डेट इसकी 9/1/2021 है। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो है सबमिशन आपने बाय हैंड ओनली करनी है। बाय हैंड मींस आपने हैंड रिटन लिखना है, हैंड रिटन में आपने मुझे सबमिट करना है। ठीक है जी। उसको प्रॉपरली उसके कवर में बंद करके, जो असाइनमेंट कवर होते हैं उसमें बंद करके, अपना नेम, रोल नंबर लिख के वो मुझे आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करने हैं। अगर मैं ना हूं तो आप फजल से को सबमिट करेंगे, और अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम, असाइनमेंट नंबर 1 और अपना नेम, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज TCP कंजेशन कंट्रोल। TCP कंजेशन कंट्रोल क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। और आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट कंजेशन पॉलिसीज इन TCP। और कंजेशन कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसीज यूज की जाती हैं। सबसे पहले कंजेशन कंट्रोल क्या है TCP में, वो डिफाइन करना है, वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि इस कंजेशन जो प्रॉब्लम है, कंजेशन कंट्रोल की जो प्रॉब्लम है, इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए और कम करने के लिए कौन सी पॉलिसीज यूज की जाती हैं TCP में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में, वो आपने बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। इसको काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, डिटेल में करें। और क्योंकि इसमें मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हैं, आपने इसको अच्छी तरह से ब्रीफ करना है। और यही पेपर में भी सारा कुछ इंक्लूडेड है। जितने भी होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, जितने भी असाइनमेंट आपको मिली हैं, वो सारे पेपर में इंक्लूड हैं। बाद में मैं ये ना सुनूं कि हमें तो बताया नहीं गया, हमें तो पता नहीं था। तो आपने जो होमवर्क आपको दिए गए हैं वो आप काइंडली उसको एक्सप्लोर करें, उसको ढूंढे, सर्च करें। और उसके साथ साथ जो असाइनमेंट आपको आज दे रहा हूँ, इसको भी आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आसान अल्फाज में बताना है। और शायद वहीं पे जो भी बंदा असाइनमेंट लाएगा उससे मैं शायद वहीं पे वाइवा भी लूं कि आप मुझे बताएं, समझाएं ये कैसे काम कर रहे हैं, कंजेशन क्या होती है, कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल क्या है, या पॉलिसीज कैसे काम कर रही है, कौन सी पॉलिसीज का क्या मतलब है। तो हर एक से मैं वाइवा वहीं पे लूंगा। तो आपने असाइनमेंट लानी है और मैं आपसे वाइवा लूंगा। ठीक है जी। बाई हैंड सबमिशन होगी, कोई ऑनलाइन सबमिशन नहीं है।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये काइंडली माइंड कर लें और माइंड में बिठा भी लें कि आप लोगों में से जिस बंदे ने भी फीस जमा नहीं की, काइंडली वो अपनी फीस जमा कर ले। ये ना समझे कि मैं असाइनमेंट की वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ, आपका एग्जाम भी आने वाला है, आप लोगों को एग्जाम में भी बिठाया नहीं जाएगा, आपको बैठने नहीं देंगे। अगर आप लोगों की फीस सबमिट नहीं है तो आप काइंडली, ये तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, असाइनमेंट आ गई है, असाइनमेंट तो यूजुअली आती है, इसके बाद क्विज भी आएगा, उसमें भी मैं ये कहूंगा कि जिस बंदे की असाइनमेंट अगर रिसीव भी हो गई, आपने दे भी दी, सबसे पहले तो रिसीव नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर एक्सेप्ट हो भी जाती है तो वो उसके मार्क्स उसको नहीं दिए जाएंगे जब तक वो पड़ी रहेगी, जब तक उसकी फीस ड्यूज क्लियर ना हो। तो फी ड्यूज काइंडली क्लियर करें, आगे एग्जाम आने वाले हैं, हमारा मिड तक का कोर्स कंप्लीट हो गया है वीक 8 का, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा वो वीक 9 होगा। तो हमारा कोर्स वीक 8 तक यहाँ तक है, यहाँ तक में आपका मिड का पेपर बनेगा। मिड का पेपर आपने इसी कोर्स आज के लेक्चर तक, स्टार्ट से लेकर क्लास में जो पढ़ाया और आज इस लेक्चर तक, लेक्चर 6 तक आपने मिड का कोर्स ये कंप्लीट तैयार करना है, बमा होमवर्क, बमा असाइनमेंट्स, सब कुछ इंक्लूड है। अब मिड कैसे अरेंज होता है वो अभी डिसाइड नहीं है, ऑन कैंपस होता है या ऑनलाइन होता है, कोई भी अभी डिसाइड नहीं है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि ये मिड का कोर्स हो गया और ये असाइनमेंट हो गई, ये असाइनमेंट बाय हैंड सबमिट करनी है, फीस जमा कर लें। फीस जमा नहीं करेंगे, आप रजिस्टर्ड ही नहीं है सेमेस्टर में, यानी आप स्टूडेंट ही नहीं है क्लास के जब तक आपकी फीस नहीं होगी। आप रजिस्टर नहीं होंगे, आप स्टूडेंट नहीं है उस सेमेस्टर में, उस क्लास के, तो आपके किसी भी चीज के मार्क्स आपको नहीं लगाने मिलेंगे ना, आपको हम मार्क्स लगा सकते हैं एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी। उम्मीद है आप लोग को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।